अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के इस्पे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं चूंकि इस शो के अंदर मेहमान की हैसियत से यहाँ पे बराजमान होता हूँ, इसलिए मैं बाकी मेहमानों का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। आप लोग जो मेहमान के तौर पे हमारे शो में शामिल होते हैं ईमेल मैसेजेस के जरिए, उस हवाले में मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी ईमेल्स और मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि तेरे सदके जावा। मुझे तो एक सियाना बंदा कह रहा था जिसका नाम आड़ू ग्रेनेड है। सियाना बंदा मैं पहले कह लूँ ना, लोग समझते हैं वो पागल है। हाँ जी, हाँ जी। समझदार आदमी है वो मुझे बता रहा था आड़ू ग्रेनेड क्या ये कि मियाँ जिस तरह ये ईमेल और इंटरनेट तरक्की कर रहा है, एक दौर ऐसा आना है कि वालदैन ने अपने बेटे को ईमेल करनी है कि प्यारे बेटे अस्सलामु अलैकुम, मैं और तुम्हारी वालदा तुम्हारी खैरियत चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए, इसलिए नीचे आकर रोटी खा लो। नीचे आके रोटी खा लो। पता नहीं अब ये रोटी के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है कि नहीं। उसके बाद आड़ू ग्रेनेड कहता है कि बेटा अपने दोस्तों को जो ईमेल करेगा वो इस तरह की होगी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने वालदैन से मिला हूँ, यार अच्छे लोग हैं वो। अच्छा जी, आज की पहली खबर सुने। शराब हराम है लेकिन साल 2012 और 2013 में शराब पी लेनी चाहिए। नहीं, सुन तो ले खबर। लगा तो ऐसे ही है कि शराब हराम है लेकिन 2012 और 2013 में पी लेनी चाहिए। खबर तो सुन लो, खबर पूरी सुन लो। 2012 और 13 में शराब की मद में हुकूमत पंजाब को 1 अरब 20 करोड़ आमदनी हुई। ये किन्होंने फरमाया जी? वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान। बहुत अच्छे, मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब। आप तो एक मेरा ख्याल है नेक आदमी पाए गए हैं या मशहूर हैं कह लें आप ये उम्मुल खबाइस की आमदनी क्यों बता रहे हैं जनाब? आप साथ ये कह रहे हैं कि ये हराम है, मगर गवर्नमेंट को इसकी यानी गवर्नमेंट हराम की कमाई कर रही है आजकल। इसलिए वो हलाल की कमाई की तलाश में है ना हुकूमत पंजाब। जो गाड़ियों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो पहले से शिकंजे में फंसे हुए हैं ना, उन पर दुगना तिगना टैक्स लगा के अब ये हलाल की कमाई की तलाश में है पंजाब हुकूमत। जो नवे टैक्स दहिंदे बनाने थे वो किसने बनाने थे? नहीं, अब पुराने काफी हैं यार, उनको निचोड़ो। हाय 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 36 दफा हम अपने शो में बता चुके हैं कि ये बड़ी बड़ी मार्केट और बड़े बड़े रोडों पे बड़े बड़े शोरूम और दुकानें और प्लाजे बना के जो लोग बैठे हुए हैं टके का टैक्स नहीं देते, उनसे जाकर टैक्स वसूल करें। देखो ये शराब की आमदन बता रहे हैं फखर के साथ। और जनाब ये आमदनी हराम होती है, अब ये हुकूमत पे ना खर्च करना, इसके गटर गुटर बनवा देना खैर है। अच्छा जी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नैब के सामने पेश नहीं होना चाहिए, कमरुज़्ज़मान कायरा। ओ मैं सदके अपने मुर्शद पे मुर्शद के तमाले डालते हुए अब अरसे ही गुजर जाते हैं। बहुत मजा आता है जब मुर्शद का ये कराता है। घबराओ ना, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में तुम्हें रोजाना धमाल डालने का मौका मिलेगा मुर्शद की। अच्छा जी, अल्लाह ना करे मुर्शिद फिर वज़ीर आज़म बनने वाले। अल्लाह ना करे क्या? मेरा मतलब है कि यार मेरे मुर्शिद वज़ीर आज़म बनते हैं तो पकड़े जाते हैं, सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं मेरे मुर्शिद के। मेरा मुर्शिद वज़ीर आज़म ना बने, सदर बन जाए वो ठीक है, सदर को नहीं कुछ होता। अच्छा, और ये जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बयान दे रहे हैं, कायरा साहब खुदा के वास्ते जाने दें, पहले भी आप लोगों ने चुक चुका के मेरे मुर्शिद को पेश करके फंसवा दिया था, अब कहीं ना पेशी का मशवरा देकर ना फंसवा दीजिएगा कहीं। इन्होंने कब फंसवाया था? यार मुर्शिद मेरा मासूम आदमी है, तुम्हें नहीं ना पता। बहुत मासूम, और जब वजीर आजम बनते हैं तो मजीद मासूम हो जाते हैं। पता हाँ, नहीं वो जलाल आ जाता है ना, उसका रूप चढ़ जाता है फिर मुर्शिद पे। मुर्शिद आप अपने फैसले खुद करे, रहने दें, हमें एहतियात से काम ले। हुकूमत पास ना हो तो सिपाही नहीं मान होता, वो भी नामराज जो उसने सलूट मारे होते हैं उनकी कसरें निकालते हैं फिर। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है
कि कोशिश है कि डॉलर 100 के इर्द गिर्द रहे। अच्छा, 100 के इर्द गिर्द रहे। 100 को छिछड़ा लगा के ना डॉलर पे कुत्ता लिख दें, फिर इर्द गिर्द ही रहेगा। नहीं, तुम्हें याद नहीं है यार, चंद दिन पहले तक इज़हाक डार साहब ने कितने तयक्कुन के साथ ऐलान किया था कि हम चंद हफ्तों के दौरान डॉलर को वापस 98 रुपए तक लेके आएंगे। अब 100 के इर्द गिर्द से क्या मुराद है? बहुत अच्छे, शाबाश डार साहब, 2-3 दिनों में ही ढिले पड़ गए हैं हजूर। उस वक्त तो आपने चैलेंज कर दिया था। आपका भी वैसे माफ करना, मेरे बड़े ताए वाला हिसाब है। मेरे बड़े ताए के मुंडे को मारा ना लोगों ने, किसी ने पकड़ के पिंड में। ताए को उसने आगे बताया, ताया कहता काट लो डांगा तो चुक लो बंदूका। आज मैं सारे ही मार देने ने। पकड़ के बंदूक बैठ गया अपने मोटरसाइकिल के ऊपर, साथ मुंडे को भी बैठा लिया। दूसरे मोटरसाइकिल पे छोटा ताया बैठ गया। अब जा रहे थे जनाब, अपनी गली से निकले हैं ना, तो कहता नहीं मैं छड़ना तो नहीं, कम से कम उन्होंने नहीं मैं छड़ना जिन्हें मारे है। सारे चलो दफा करो, जिसने मारा उन्होंने नहीं मैं छड़ना। थोड़ा सा और अगे गए, जब अध विचकार रास्ता आ गया तो कहता कि जब मैनू लभ गया ना जिन्हें मारे है, चलो मारा भावे मैं उन्होंने ना, मैं उन्होंने मुंह के उत्ते गाला जरूर कटनी। जब उनकी गली में एंटर हुआ ना, तो मेरे छोटे ताए को कहता जांदियां लड़ना पवी, पहले राम ना गल करा दे। डार साहब का भी वही हिसाब है। हजूर आपने कहा था कि 98 पे करेंगे, अब 100 के इर्द गिर्द आप कह रहे हैं। 110 का तो पहले ये भी इर्द गिर्द ही है, इतना दूर तो नहीं है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार जनाब, ये जो इंडिया में दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, रियासती, उसमें जो AAP आम आदमी पार्टी जो बनी है और एकदम ऊपर आई है, और उनका वो दावा है कि हम आम आदमियों की पार्टी बना के चले हैं और हम आम आदमी की तरह ही हुकूमत करेंगे और सियासत करेंगे। यार बड़ी सीटें ले गई, 28 सीटें ले गई है वो पार्टी। और उसके मुकाबले में डॉक्टर तैयब मीर साहब बता रहे थे कि बीजेपी वाले जो हैं वो 31 सीटें ले गए हैं, और एक और पार्टी 8 सीटें ले गई है, कांग्रेस की 8 कांग्रेस वाली। अब ये 28 सीटें आम आदमी पार्टी लेके बेचारी फंस गई है। अब देखो ना, वो कहते हैं कि हमने आम आदमी की हुकूमत बनानी है। अब सीटें उनकी 28 हैं। अब हुकूमत बनाने के लिए उनको ये कांग्रेस की 8 सीटें लेनी पड़ेंगी, नहीं तो चुप करके घर चले जाए। और अगर कांग्रेस की सीटें लेते हैं वो 8, तो फिर आम आदमी पार्टी तो ना रही। बड़ी दावा कर बैठे हुए हैं आम आदमी का। बड़ी टिपिकल मिसाल बन गई है, एक टेस्ट केस बन गया ये आम आदमी पार्टी हमारे खित्ते की सियासत के लिए, खास तौर पे कई सियासतदानों के लिए, कई सियासी जमातों के लिए एक टेस्ट केस है। जो यानी एक जो है ना कि प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म, ये यानी साबित ये होता है सारी सूरत हाल से कि ये कोई इस तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं, खानों में तकसीम करना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अभी तहरीक इंसाफ भी कुछ अर्सा पहले इसी मरहले से गुजरी थी और उस वक्त भी इसी तरह के दलाइल दिए जाते थे। मेरा ख्याल इस सारे मामले में दलाइल भी मौजूद है, जवाबी दलाइल भी मौजूद है, दलाइल में भी वजन है, जवाबी दलाइल में भी वजन है। चाहता हूं कि तुम एक ज़ाहिर दानिशवर इंसान मशहूर हुए हो, शक्ल तुम्हारी जो है वो डॉक्टरों वाली और हरकतें कैसर पिए वाली है, मिनट बाद मुझे जुगत कर देती हो। मैं तुम्हें पूछता हूं, ये कैसे सोच लिया कि चाय ठंडी हो चुकी होगी? बहुत अच्छे, मैंने ये नहीं सोचा कि अपना चाय ठंडी हो गई हुई है। मेरे जेन में ये है कि गर्म भी हो तो आजकल सर्दियां हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम आम आदमी पार्टी के सदर होते तो तुम क्या फैसला करते? यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं अरविंद केजरीवाल होता? हाँ। मुश्किल फैसला है। मेरा ख्याल है कि केजरीवाल भी इस वक्त एक शदीद मुश्किल और उलझन का शिकार है। और ये जैसे मैंने पहले कहा है कि ये एक पुरानी बहस है और जो भी एक आइडियलिस्ट पार्टी होती है उसके लिए इस तरह के मरहलों से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बेअसूल सी पार्टी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का असूल है या वो किसी खास नजरिए पर इक़्तिदार, वैसे तो हर सियासी जमात किसी न किसी नजरिए पर ही इक़्तिदार में आती है, इलेक्शन जीतती है, लेकिन अगर कोई सियासी जमात
असूलों की बुनियाद पर और बहुत ज़्यादा यानी आइडियलिस्ट होकर इक़्तिदार यानी इलेक्शन जीत कर आती है, उसके लिए बहुत मुश्किल है इस तरह के फैसले करना। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की आम आदमी पार्टी है वो भी इसकी मुश्किल से दो चार है। अगर वो कांग्रेस को साथ लेती है तो लोग यानी आइंदा के लिए भी आउट हो जाती है, लोग कहेंगे कौन सी तुम आम आदमी, और बड़ी सख्ती है वहां पे। अब उनके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर सकते हैं, इतराज की गुंजाइश आम आदमी पार्टी के अंदर भी है। अब मतलब एक बड़ा सवाल ये किया जा सकता है कि जी आप आम आदमी को डिफाइन कैसे करते हैं। ये केजरीवाल खुद वकील है और 10-10 रुपए लेके इन्होंने ममानियत, सख्ती से ममानियत है कि कुछ भी हो जाए इन्होंने आम आदमी से ऊपर किसी सरमायादार को टिकट नहीं देनी, किसी सनतकार को टिकट नहीं देनी। मैं यही पूछना चाहता हूँ ना कि आम आदमी जो है वो अमीर आदमी नहीं होना चाहिए। यानी आम आदमी आप गरीब बंदे को कहते हैं या आम आदमी आप बेख्तियार बंदे को कहते हैं? अच्छा चलो, मैं ये सवाल करता हूं कि अगर गरीब आदमी को भी कहा जाए तो गरीब आदमी की गुर्बत को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? वो ने कहेगा नहीं जी मैं एक सरमायादार भी कह सकता है कि मैं एक आम आदमी हूं, एक आम आदमी कह सकता है सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया आजकल होता क्या है? और आम बात भी ठीक है, अगर उस तरफ होके देखें तो एग्जैक्टली। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने वहां पर हिंदुस्तान में बड़ी मुसीबत डाली हुई है। ये तो सिर्फ दिल्ली में है ना, अब बाकी रियासतों में भी यानी बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी बजा दी है आम आदमी पार्टी ने। बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े, वो रूप बदल बदल कर अपने भांजे भतीजों को वो आम आदमी पार्टी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके इंसाफ के साथ भी यही हुआ था ना, सारों ने एक रेले की शक्ल जो है आ गए थे और फिर इमरान खान एक मुश्किल से दो चार हो गए थे। इसी तरह आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि लोग रेले के रेले आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, और नुकसान जाहिर बीजेपी को हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि उन्होंने 10-10 रुपए लेके पार्टी फंड जमा किया है, लेकिन जो बुनियाद है उसकी, वो एक साबिक लॉ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया गालबन उन्होंने पार्टी फंड में दिया। उनका बेटा जो है अब उस लॉ मिनिस्टर का, वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आम आदमी की। तो फिर आम आदमी तो ना नहीं। दैट इज द पॉइंट। ये अब प्रैग्मेटिज्म की बात आ जाती है, अमलियत पसंदी की बात आ जाती है। कितना अमल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतराज की गुंजाइश तो यार हर सूरत में है, जो मर्जी आप कर लो। मैं कह रहा हूं कि दलाइल भी मौजूद है, जवाबी दलाइल भी मौजूद है। अब अगर एक आम आदमी पार्टी का सदर जो है वो कार में बैठ के किसी जलसे में शरीक होने जाता है तो फौरी तौर पर यह एतराज भी दागा जा सकता है कि जनाब आप कैसे आम आदमी हैं, आप तो कार में बैठ के जा रहे हैं जलसे में। अगर आप आम आदमी हैं तो चिंगची कराएं, चिंगची में बैठ के, ठीक है ना। अब वो जो अगर दलाइल देने की बात है, मंतक की बात है, तो आधे लोग उसकी हिमायत करेंगे, आधे लोग मुखालफत करेंगे। जो पार्टी का सदर है वो चिंगची में बैठ के जाए। मेरा ख्याल है कि आम आदमी की डेफिनेशन होनी चाहिए, आम आदमी वो है जो 5 किलो आम ना खरीद सके। और ये मैंने सुना आम आदमी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो झाड़ू है। हाँ जी, क्योंकि वो ये स्लोगन लेके आए ना कि सफाया कर देंगे सारों को। ये ना हो कि खजाने का सफाया करके चले जाए। नहीं, वहां भी बड़े बड़े लुटेरे हैं, मैंने सुना है अरबों रुपया लुट के गवर्नमेंट का जेलों में बैठे हुए हैं कई लोग, आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल एक मैसेज तो यार जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कि आम आदमी की आवाज जो है वो अब एक तवाना सूरत इख्तियार करती जा रही है। इतराज की गुंजाइश तो मौजूद है हर एक में, लेकिन बहरहाल एक आम आदमी की जो आवाज है वो अब बुलंद से बुलंद तर होती चली जा रही है और आम आदमी अपने लिए स्पेस पैदा कर रहा है। ये तो है ना। अब बड़ा वक्त पड़ गया हुआ है ये आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तान में। अगर ये कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाते तो बहुत सारे जो इनके हमायती या वोटर हैं वो कहेंगे कि यार देखो 8 वोट उनके थे, ये लेके तो हुकूमत बना लेते, ये हुकूमत में नहीं आए, इनको वोट देने का क्या फायदा। अब लोग ये कहते हैं कि साडा वोट तो जाया ही हो गया। देखो ना ये कितनी गलत बात जहनों में आ गई हुई है। हमारे यहाँ भी यही होता है, और जिसको आप वोट दें वो ना जीते तो लोग कह रहे होते हैं यार साडा वोट तो जाया ही हो गया। भाई जाया क्यों हो गया? आपने जाके अपनी जहनीयत का, अपनी सोच का उधर इजहार किया, बात खत्म हो गई। जाया क्यों हो गया? और अगर ये बना ले उनके साथ मिल के हुकूमत तो फिर भी इनकी रेपुटेशन खराब होती है कि भाई जी फिर आम आदमी पार्टी तो ना रही। जिनके खिलाफ आप बात करते रहते उनके साथ आप मिल गए, उनके साथ मिल के इन्होंने हुकूमत बना ली है। ये कौन सी आम आदमी पार्टी है? चलो दौड़ो, ये चलो दौड़ो कहते हैं कई लोग। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
जुनैद हमारे घर के पिछली सड़क के ऊपर एक बंदा रहता है जाज पंबीरी, वो पॉपुलर आदमी है, एक दफा काउंसलर भी रहा हुआ है छोटे होते। रशीद लाटू का बड़ा भाई। नहीं यार, जाज पंबीरी और बंदा है, बशीर लाटू कहाँ से आ गया? पंबीरी का बड़ा भाई लट्टू ही होगा ना यार। ओ भाई जी, यार ये क्यों इस तरह की बात करता है? ओ पंबीरी उसको इसलिए कहते हैं कि छोटे होते शरारती बड़ा होता था, पंबीरी की तरह सारा दिन फिरता रहता था, घूमता रहता था। अच्छा, वो उसने अपने दरवाजे के आगे स्पीड ब्रेकर बना लिया, वाकफियत उसकी है। 2 हफ्ते हुए हैं स्पीड ब्रेकर बने हुए, 2 हफ्ते में 14 दिन होते हैं, तो 14 दूना 28 लड़ाइयां हो चुकी हैं अभी तक उधर। क्यों? ओ यार, जो गाड़ी वाला भी गुजरता है उसकी गाड़ी नीचे लगती है, वो उतर के लड़ना, गालियां देनी शुरू कर देता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे चाहिए ही नहीं था स्पीड ब्रेकर, क्यों बन गया? तो एजाज पंबीरी से बात करके देखो तो वो कहेगा कि जी अशद जरूरत है यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की। अगर मैं स्पीड ब्रेकर ना बनवाता तो यहाँ पे तेज रफ्तारी से गाड़ियां मोटरसाइकिल्स गुजरती हैं और आए रोज हादसा होते हैं। उसका अपना एक मौकफ होगा। वही कहता है ना जी, वो कहता है जी हमारे घर है इधर। उन्होंने कहा यार घर है, आप घर के अंदर रहते हो, ये सड़क के ऊपर मंजी डाल के बैठे होते हो, ये कौन सी अक्ल वाली बात है? ये सड़क है, यहाँ से गाड़ियां गुजरनी होती हैं। यहाँ तो ना कोई स्कूल है या कोई अस्पताल है, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं। हर जगह पे स्पीड ब्रेकर, ये यार को पूछने वाला नहीं, कोई कानून कायदा नहीं है। कानून कायदा हमारे मुल्क में हर हवाले से मौजूद है। जो दुनिया में कवानीन मौजूद है, कमो बेश पाकिस्तान में हर हवाले से कानून मौजूद है। असल प्रॉब्लम वही है जो बाकी कवानीन के साथ होता है कि उस पर अमल दरामद कौन करेगा? कोई भी नहीं। ठीक कहते हो तुम। हालांकि इंटरनेशनल कानून है कि अगर एक बंदा 5 साल मेहमान बन के बैठा रहे तो फिर उसे 5 साल के बाद एंकर बना देते। यहाँ पे भी ज़ाहिर हो गई कानून, मगर नहीं अमल होता है। नहीं, तरक्की के इम्तिहान होता है बकायदा, अगर वो पास किया जाए फिर एंकर बनता है। और यार मुद्दत होती है। डीएसपी बेचारे को उर्दू कईयों को बोलनी नहीं आती, वो बन जाते हैं डीएसपी। हम बात कर रहे थे स्पीड ब्रेकर्स की, उसी पे रहो। स्पीड ब्रेकर एक ऐसा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि एक सोशल प्रॉब्लम भी बनता जा रहा है। गली में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके घर के दोनों तरफ एक स्पीड ब्रेकर, एक स्पीड ब्रेकर बन जाए तो ठीक है। लेकिन जब वही शख्स अपने स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पे अपनी गली में से गुजरता है, अपनी सड़क पर से गुजरता है और दूसरे घर के सामने जो स्पीड ब्रेकर है उसको जब क्रॉस करता है और उसकी गाड़ी नीचे लगती है या उसको बार बार गाड़ी रोकनी पड़ती है, फिर वही शख्स जो है वो गालियां दे रहा होता है। इस बारे में नहीं मोटा कहता है ना कि अपनी गड्डी दा हारन बुरा नहीं लगता, दूजे दी गड्डी दा बुरा लगता। एग्जैक्टली, बड़ी जबरदस्त बात की है। और मैंने नहीं की, नहीं मोटे ने की है। तुम मुझे समझ के ना दादे देते जाओ। बड़ी जबरदस्त बात है। नहीं, मोटा सारी बातें अच्छी करता है, इतने तो दाल चावल खाता है माशाल्लाह। वाकई तुम देखो कि अपने घर के सामने बना हुआ स्पीड ब्रेकर हमेशा नेमत लगता है और दूसरे के घर के सामने बना हुआ स्पीड ब्रेकर हमेशा जहमत लगता है। ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मगर इसका कोई कानून जो है वो वजह करना चाहिए ना। एक मौजूद है। और पहली बात तो ये कि आपको कतई तौर पर ये हक ही हासिल नहीं है कि आप थोड़ी सी सीमेंट, रेत, बजरी पकड़े, 4 ईंटें पकड़े और स्पीड ब्रेकर बना दें। इस बात के लिए यानी जो म्यूनिसिपल कवानीन है ये उनकी जिम्मेदारी है और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर महल्लेदार मिल बैठकर कोई फैसला कर लें कि किस जगह पर स्पीड ब्रेकर नागजीर है। अब होता ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो हम अपने प्रोग्राम में भी शेयर कर सकते हैं कि एक तो सड़क की चौड़ाई के बराबर वो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए और उसकी जो ऊंचाई है वो 4 इंच होनी चाहिए और जो चौड़ाई है स्पीड ब्रेकर की वो 1 फुट होनी चाहिए। ऊंचाई 4 इंच और उसकी चौड़ाई उसकी 1 फुट। स्पीड ब्रेकर की चौड़ाई 1 फुट, 1 फुट और लेंथ उसकी जो है सड़क के बराबर जाए, सड़क के बराबर। फिर आप यानी गाड़ी आपको स्लो डाउन भी करनी पड़ेगी और आपकी गाड़ी के लिए प्रॉब्लम भी पैदा नहीं होती। और 1953 में आर्थर हॉली कॉम्पटन नामी जिस फिजिक्स दान ने ये असूल वजह किया था या स्टैंडर्ड बनाया था, उसने फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है। अब स्पीड ब्रेकर्स के लिए मोहल्लेदारों की रजामंदी अज हद जरूरी होती है, यानी कंसेंसस होना चाहिए। मैं बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूं कि बरतानिया में मोहल्लेदारों की रजामंदी के बगैर हुकूमत भी स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकती, यानी रिहायशी इलाकों में। अभी कुछ अर्सा पहले का वाकया है, डर्बीशायर में 146 स्पीड ब्रेकर हुकूमत ने मोहल्लेदारों की रजामंदी के बगैर तामीर कर दिए थे। मोहल्लेदारों ने अदालत से रुजू किया
और हुकूमत को यानी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को अपने खर्चे पे यानी कमोबेश 4.5 लाख पाउंड खर्च करके 146 स्पीड ब्रेकर्स जो है वो मस्मार करना पड़ेगा। वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि ये कई दफा ऐसा खतरनाक साबित होता है, एम्बुलेंस लेट होती हैं, आपके स्कूल जाने वाले बच्चे लेट होते हैं, आप कई हादसात का शिकार हो जाते हैं ये बेजा ये जो स्पीड ब्रेकर है इनकी वजह से। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी तो जो मेन रोड्स हैं उन पर पेंट नहीं हुआ होता, तो जो मोहल्ले और गलियों के अंदर जो स्पीड ब्रेकर गैर कानूनी उन पर क्या होना है, तो वो कोई नहीं की जानी चाहिए। और अचानक पता चलता है, इससे बहुत हादसा पेश आते हैं अचानक, यानी मोटरसाइकिल सवार अगर गुजर रहा है वहां से तो वो हादसे का शिकार हो जाता है। वैसे पाजना दूसरी तरफ की भी बात करनी चाहिए। ये जो लोग बनाते हैं स्पीड ब्रेकर ज्यादातर वैसे ही बना लेते हैं, फयूल नहीं बनाने चाहिए, मगर कई लोग ऐसी सड़कों के ऊपर और ऐसी जगह पे भी स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, ऐसी गलियों में भी जहां पे बच्चे नहीं बाज आते तेज मोटरसाइकिल चलाने से, वहां गोली की तरह मोटरसाइकिल। अब जहां रिहायशी इलाके हैं वहां पे खुद ही अक्ल करनी चाहिए, इतनी सेंस होनी चाहिए कि भाई मैं जिस स्पीड में जा रहा हूं, अगर कोई अचानक दरवाजा खोल के बच्चा बाहर आ गया या अंदर से किसी खामद को डोई लेके उसकी बीवी फैंटी लगाए और बेचारा नस के दरवाजा खोल के बाहर निकले। उन्होंने ये छोड़ो, लोग अपने सेंसेस में रहते हैं यार, मैंने खुद देखा है लोग अपने मगर यार एकदम दीवाना वार नहीं आते बाहर। अब भाई जी लोहे की डोई हो तो दीवाना वार बार को दौड़ते हैं, तुम्हें नहीं ना पता, तुम्हें क्यों नहीं पता यार, तुम्हें तो पता है, हमें मुझे पे मुद्दा डालता जा तुम्हें तो पता है। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मीडिया से मुताल्लिका इश्यूज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने मेहमान नाजिर मलिक। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई करो बात करो, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई आपको बताएगा नहीं टीवी के मतलब, क्योंकि मेरा तो 24 घंटे अब काम ही टीवी है। अच्छा। हाँ, रिटायर होने के बाद जो मुझे ग्रेजुएटी मिली थी उसके सबके टीवी ले ली हुआ, 5 टीवी सेट रखे हुए हैं अपने घर में। अच्छा 5? हाँ। तो कहाँ लगाए हुए आपने? भाई दीवार पे। मेरा मतलब है कि एक टीवी लगाया हुआ टीवी लॉज में, अच्छा, दूसरा बेडरूम में, तीसरा लगाया हुआ भाई बाथरूम में। बाथरूम में भी मिस नहीं होने देता को प्रोग्राम। अच्छा। एक लगाया हुआ चौथा किचन में। अच्छा। किसी वक्त आपकी भाभी खाना पकाने के लिए कहती है तो उस वक्त भी टीवी नहीं मिस होने देता। एक मैंने स्पेयर रखा हुआ टीवी। स्पेयर? हाँ, किसी वक्त कोई चारों में से खराब भी हो जाता है ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं टीवी घर में चल ना रहा हो, 24 घंटे टीवी देखना होता है बस। सही। जब से बीवी से नाता टूटा है ना, उस वक्त से अब टीवी से नाता जोड़ लिया। तो बीवी से नाता टूट गया? अल्लाह ना करे, ऐसी बात नहीं है कोई, बस उम्र ऐसी हो गई है ना अब तो, अगर बीवी से एक बात करे तो वो आगे से 5 सुनाती है। इसलिए भाई कि अब बच्चे जवान हो गए हैं, वो तो उसकी बेचारी की सुनते नहीं, उसने सारा गुस्सा खामिद पे ही निकालना होता है। अच्छा। इसलिए बचत इसी में होती है, इज्जत इसी में रहती है कि आराम से रिमोट पकड़ के टीवी के सामने ही बैठा रहता हूँ सारा दिन। तो आप अकेले देखते हैं टीवी, और कोई घर वाला नहीं देखता? नो भाई, ये भी अच्छी कही भाई, कौन नहीं देखता टीवी? घर में तो इतनी लड़ाई हो रही होती है, यकीन कीजिए इतनी लड़ाई तो जंगे अजीम में शायद नहीं हुई होगी जैसी झड़पें घर में हो रही होती हैं। ये रिमोट छीनने के चक्कर में। और हर आदमी की अलग पसंद है। बिल्कुल। कोई ड्रामा देखना चाहता है उर्दू वाला, कोई ड्रामा देखना चाहता है इंग्लिश वाला, कोई देखना चाहता है न्यूज चैनल, और कोई देखना चाहता है कुकिंग चैनल। सही। बस इसी ड्रामे के चक्कर में घर का ड्रामा शुरू हो जाता है, सारे आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अच्छा। मैं चुप करके आराम से अपना चैनल लगाता हूँ और बैठ जाता हूँ, टिक जाता हूँ। बोलते रहते हैं, मैं नहीं सुनता भाई, मैं उधर तवज्जो कर लूं तो टीवी मिस होता है, ये मैं कर नहीं सकता। मजा आया? अच्छा नाजिर मलिक साहब, ये आपका नाम नाजिर किस तरह से पड़ा? ये नाजिर हूं ना मैं टेलीविजन का। अच्छा। तो मोहल्ले वाले अब मुझे अमजद मलक की बजाय नाजिर मलक कहना शुरू हो गए। कहते हैं भाई जितना अच्छा ये टीवी का नाजिर है कोई और नहीं है मोहल्ले में, इसलिए मेरा नाम नाजिर मलक पड़ गया। अच्छा, तो अमजद है आपका नाम? अमजद मलक है मेरा नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। प्यार से मज्जू मज्जू भी कहती हैं।
आप भी कह लिया करो बच्चों। मजा नहीं आया। अच्छा मलिक साहब, राय आपकी इस हवाले से जानना चाह रहे हैं कि मीडिया आजकल आपको क्या दिखा रहा है? लो जुनैद भाई, आपको बाद में बता दूं कि आपने पूछा कि मीडिया क्या दिखा रहा है, ये पूछो कि मीडिया क्या नहीं दिखा रहा। भाई जो हत्थे चढ़ रहा है दिखाते जा रहे हैं। अब तो खवातीन के कबड्डी मैच भी शुरू हो गए हैं भाई। तो आप देखते हैं? इसी बात पे तो लड़ाई शुरू होती है घर में। अच्छा। भाभी आपकी रिमोट छीनना शुरू हो जाती है कि ये चीज है को देखने वाली। मैंने कहा बात सुनो, मीडिया दिखा रहा है तो फिर देखने वाली चीज है, देखो। कहती है कम वक्त के तो खुद फैसला करना पड़ेगा कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। मीडिया तो सब कुछ दिखा रहा है। मैं तो उसे कहता हूँ कि अरे ओ भली मानस, दिख रहा है तो देखने दे। जाहिर है दिख रहा है, बिक रहा है तो दिख रहा है। इसमें क्या हर्ज है भाई खवातीन का कबड्डी मैच देखने में? तू भी तो सारा दिन मेरा सुल्तान देखती है, वो भी तो किसी कबड्डी मैच से कम नहीं होता। अब तो मजा आया होगा। अच्छा मलिक साहब, आपको ड्रामा चैनल्स पर ज्यादा एतराज है या न्यूज चैनल्स पर? भाई पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ड्रामा चैनल कौन सा और न्यूज चैनल कौन सा। क्या मतलब? ये तो अब obvious है। तो हर जगह ड्रामा चैनल ही चल रहा होता है। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आप ये गुस्सा ना कीजिएगा। न्यूज पे भी तो अब ज्यादा ड्रामा ही चल रहा होता है। अब मसला यूं है कि भाई जो ड्रामा देखने वाला बंदा है वो भी वही देखेगा ना जो आप लोग दिखा रहे हो। सही। और न्यूज भी जो देखनी है वो जाहिर है वही देखनी है जो आप लोग दिखा रहे हो। उसको आप मिसालेदार बनाने के लिए, जैसे बिरयानी नहीं मिसालेदार करते होटल वाले, घर की बिरयानी कुछ और होती है, होटल वाली कुछ और होती है। क्योंकि होटल वाली बेचनी होती है इसलिए जरा मिसाला तेज होता है। सही। आप लोगों ने भी उसी तरह मैं चैनल में भी, खबरों में भी और ड्रामे में भी जरा मिसाला तेज किया है। अच्छा। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। और मिसाला भी आप समझ ही रहे होंगे को मिसाल देने की जरूरत तो नहीं है मुझे। मजा आया भाई। अब तो आप लोग सियासतदानों के दिलचस्प शॉट बार बार रिपीट करके ऊपर जो बॉलीवुड का गाना फेंकते हो ना, यकीन मानो अच्छी वाली सियासतदान कतरीना कैफ दिखने लगती है। तो आप लोग देखते भी तो यही कुछ है ना? तो और क्या करें मोहतरमा, मुझे ये तो बताइए, नया टीवी जो खरीद के लाए हैं जिसकी अभी 7वीं किस्त गई है और अभी 13 किस्तें बाकी हैं, उस पे ईंट मार दें? क्या करें बताओ तो सही ना। पीछे से केबल की तार उतार के वहां वीडियो गेम खेलनी शुरू कर दें, वो भी आती नहीं है और ना इतनी स्पीड रही है गेम की। तो बच्चे स्पीड से खेलते हैं। नाज़रीन, हमें लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुमसे अच्छे तो मियां नवाज हैं जो चुप करके सुन लेते हैं। ध्यान से देखना, वो भी पहले कानों में रुई तुन लेते हैं। जी अजीज साहब, आज की सियासी फिल्म पेश कीजिए। नायरीन, पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्म वार के बाद अय्यूबी की फिल्म पेश खिदमत है दूजी वार। अभी आप देख रहे थे कि जनाबे वजीर आला शहबाज शरीफ साहब इंडिया गए हुए हैं मैच देखने के लिए। मैच से पहले उन्होंने मनमोहन साहब के साथ गुफ्तगू शनीद की है। वो क्या गुफ्तगू शनीद हुई है उसे डायलॉग में डाला है सुपर हिट राइटर अय्यूबी ने। खुद ही सुपर हिट हो। चलो जी, नॉर्मल हिट राइटर अय्यूबी की फिल्म पेश खिदमत है। आइए आइए पधारिए मियाँ शहबाज, तोपों की सलामी दूं या भोंपू से बजाऊं साज। चेहरे को ढीला छोड़ दो, क्यों हो इतने नाराज। चेहरे को ढीला छोड़। 24 घंटे इतनी टफ लुक का क्या है राज। इस हसीन इत्तफाक पे हम क्यों ना करें नाज। एक ही सोफे पे बैठ गए मनमोहन और शहबाज। शुएब मलिक को भी साथ ले आते, यही होते हैं उसके इन-लॉज। हमारे सीएम की दावत पे आए हो या आने का कुछ और भी है राज।
भाई टमाटर खरीदने आए हो या प्याज? अब इस सवाल पर भी शुरू ना कर देना लेक्चर या बाज। चलो अब तुम भी करो गुफ्तगू का आगाज। सुना है तुम्हारी गवर्नेंस के साथ साथ गुफ्तगू के भी बकरे हैं अंदाज। जरा गौर से सुनना, क्योंकि आपकी उम्र का तकाजा है मनमोहन जी। आप जैसे लोग पूरी बात सुन के तो दोबारा पूछते हैं कि क्या कहा जी। जो जो उम्र ढलती है बाकी जिस्म जवाब दे जाता है, सिर्फ जुबान चलती है। सबसे पहले तो हमें दुआएं दें कि हम माप के बन रहे हैं बेली, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चूंकि ये खैर सगाली दौरा है इसलिए आपका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वैसे आपके जुमलों ने मुझे याद करा दी है मेरी कच्ची की उस्तानी। उसे भी आती थी ऐसी ही बात लमकानी, आप भी कराते हो हर बंदे को कहानी। वैसे जितनी आपकी उम्र है अपने गोडों में शाख डलवाओ और कमर में नई कमानी, फिर देखना अपनी आनी जानी। और मेरी टफ लुक्स पे आपको नहीं होनी चाहिए हैरानी, ये लुकें कराती है मेरी अथरी जवानी। आपने तो फौरन कर दिए दो दो हाथ, मैंने तो जस्ट वैसे ही की थी बात। आपकी उंगली में गुस्सा और कानों पे लाली है, याद करा दूं भाई जी ये दौरा खैर सगाली है। छड्डो होर गल्ला पहले मेरे पिंड की सुनाओ। वैसे वहां जाके कबड्डी खेलने का मुझे बड़ा है चाव। कभी शलवार में हवा भर के मुझे एक गोता ही लगवाओ, उसी छप्पड़ में जहां होती थी हमारी बैफलो और काओ। खैर सगाली के दौरे में भी तुम्हें लड़ने की पड़ी है। देखो आप खुद बैठे हो लेकिन उंगली फिर खड़ी है। वेरी वेल सेड। जनाब ऊपर ऊपर से सीरियस हूँ, अंदर से मैं भी बड़ा मजाकिया हूँ। अच्छा, पिंड की क्या सुनाऊं, मैं आपके पिंड का डाकिया हूँ। क्यों कबड्डी खेलनी है, ये कोई खुद को खजल कराने की उम्र है। और ये आपकी गोते खाने की नहीं, दोतरे पोतरे खिडाने की उम्र है। तुम्हें पता है मैं पिंड में सबसे शी जवान था। सारे डबल डेक्टरों में कल्ला ही कांगड़ी पलवान था। हाय वो दौर जब मुझे एक मुटियार मनमोहनिया कहकर बुलाती थी, लेकिन उसकी पुआ मुझे कभी एक आंख नहीं भाती थी। वो तो मुझे देख के गाना भी गाती थी। अच्छा, वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया, वे सुकिया तीलिया वे निरिया गिठिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई। वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया। ये वाला गाना उसने मेरा नाम लेकर ही तो गाया था। और इस बात का गवाह तुम्हारे अजीजी का वड्डा ताया था। देखें ये अपनी सैड स्टोरियां सुनाने की कोशिश मत करें, बाज आ जाएं मेरे सामने बेसुरा गाने की कोशिश मत करें। अच्छा, ये फर्जी यादों की बारिश मत करें। वजीर आजम बन गए हैं, अब गिट्टों पे खारिश मत करें। मत गाने की कोशिश करें, गले की सीढ़ी अड़ जाएगी और मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ जाएगी। बुढ़ापे की जवानी को तुम्हारी इस कहानी को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चलो ना मानो, लेकिन देखा है इंडिया कितनी कर गया है तरक्की।
और तुम्हारी कौम सरकारी दफ्तरों में सो के नहीं थकी। ये हमारी मेहनत है कि इंडिया पहुंच गया है मुरीख पर, और तुम इसी बात पे खुश हो कि कबाब रेडी हो गया है सीख पर। हम आईटी की दुनिया में ले आए हैं इनकलाब, और तुम लोगों ने हर अदारे का कर दिया है खाना खराब। अपनी आवाम को भी देखें, आधी फुटपाथ पे सोई हुई है और आधी भूख की वजह से मुरझाई हुई है। मुरीख वाल ते इंज दौड़न डे हो जिमें मधुरी होते भी आई हुई है। तुम लोगों की सील कुकड़ की तरह सिर्फ बनेरे से जमीन तक की उड़ान है। प्रोपेगेंडे का सब कमाल है, वरना ऊंची दुकान और फीका पकवान है। हमने पूरे मुल्क में ट्रेनों का जाल फैला दिया, और तुम लोगों ने खड़ी ट्रेनों को रिहायशी कॉलोनी कह के बिकवा दिया। आईएमएफ की वजह से रोज तुम पे महंगाई का बम गिरता है। डॉलर अगे तुम्हारा रुपया यूं गिरा जैसे मिर्गी का मरीज धड़म गिरता है। तुम लोग आलमी साजिशें करके हमारे तजारती रास्ते कराते हो बंद। जहां हमारे खिलाफ बात होती है वहां तुम्हारा ही डाला होता है गंद। हम लोग चुप हैं। जिस दिन बोले मुंह सिर लपेट के अंदर बढ़ जाओगे। देखो जाके हमारी मेट्रो और मोटरवे, तुम लोग तो देख के सड़ जाओगे। हमें 2-4 साल सब्र कर लो, तुसी साडी तरक्की देख के सोची पड़ जाओगे। ओहो, फिर हम पे तानों के तीर बरसाओ, पहले अपने मुल्क के लिए पूरी बत्ती ते ले आओ। इस सिचुएशन पे भी मुझे एक गाना याद आ गया। जरा सुर चेक करना, खुद कहोगे मनमोहन तू क्या गा गया। बस बस इतना ही काफी है जितना मैंने पहले सुन लिया। खबरदार जो गाना गा के मेरे कानों को टार्चर किया। तुमसे अच्छे तो मियां नवाज हैं जो चुप करके सुन लेते हैं। ध्यान से देखना, वो भी पहले कानों में रुई तुन लेते हैं। बहरहाल याद रखो, इंडिया एक उभरती हुई ताकत है। आपकी सिर्फ मारी गई मत्ते। गल्ला कर दियो, एक डैम तो तुम लोगों से बना नहीं हुआ। तुम लोग भी वो गिल्ला पटाखा हो जो कभी ठा नहीं हुआ। हम हैं अगली सुपर पावर, जाके ठंडे पानी का लो शावर। देखते जाना अब हमारे कमाल। ये मुंह और मसूर की दाल। भाई जी ये दौरा बिस्ती नहीं, दौरा खैर सगाली है। मैं भी जानता हूँ आपने खामखा पंगा लेके अपनी आत्मा रुलवा ली है। चलो याद नाल फिर बड़े भरा नू मेरे वल्लों देना सलाम है। अब लाइन पे आयो ना, इसे कहते हैं कि होना राम है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, आलू वाली टिक्की, आलू वाली टिक्की, भटूरे।